गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए, सब क्लियर है? एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट है। अगर कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो सर इनमें बहुत सारा कंसेप्ट है जो आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। और अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइनर सब्जेक्ट में हम पैथोफिजियोलॉजी को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात करें तो सर ये माइनर सब्जेक्ट के बेस पर हम यहां पर देखते हैं, और कंसेप्ट वाइज देखें तो सर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको किसके ऊपर कमांड होनी चाहिए? एचएपी के ऊपर, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद हम कहां पर आते हैं? तो उसी एनाटॉमी उसी फिजियोलॉजी के पैथोलॉजी पे आते हैं। पैथोलॉजी मतलब क्या? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं तो सर जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन की स्टडी करते हैं, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं उन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में बेसिकली हम डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो इनकी ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट हम कहां पे पढ़ते हैं जी? फार्माकोलॉजी में। ट्रीटमेंट जो है वो हम कहां पे पढ़ते हैं? तो सर फार्माकोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट ना ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं कि सर एचएपी में हम क्या पढ़ते हैं तो सर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गन का फंक्शन डिस्कस करते हैं कि सर ऑर्गन काम कैसे करता है। उसके बाद पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि उन ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर कैसे होता है। और जब डिसऑर्डर हमें समझ में आ जाता है, यानी पैथोलॉजी हमें समझ में आता है, तो वहीं पर हम ड्रग को क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं, दैट इज द फार्माकोलॉजी। तो ये एक दूसरे के साइमल्टेनियस चलने वाला एक सब्जेक्ट है, दैट इज द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो एचएपी यानी आपकी बॉडी का जितने भी ऑर्गन है उनके जो फंक्शन है उनको आपके ट्रीटमेंट से कनेक्ट करेगा। यानी उन ऑर्गन्स में अगर कोई डिजीज डिसऑर्डर होगा तो उसको ट्रीटमेंट से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ये एक्चुअली स्टूडेंट क्या है? तो सर ये एक्चुअली हमारी पैथोलॉजी है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, कमेंट्स वगैरह मत कीजिए, यहां पर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया कि सर एचएपी और फार्माकोलॉजी का जो एक पूल का काम करेगा, एक ब्रिज का जो काम करेगा एचएपी और फार्माकोलॉजी के बीच में, वो सब्जेक्ट एक्चुअली पैथोलॉजी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी पैथोलॉजी होगी उतना इजी आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में जो हम ट्रीटमेंट अप्रोच पढ़ते हैं, ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या फार्माकोलॉजी में जो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, वो पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पूरी ट्रीटमेंट अप्रोच यानी ड्रग की क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो आपको ये पैथोलॉजी जो है सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो कंसेप्ट बहुत है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कम आते हैं, वेटेज कम है। वेटेज कम है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऐसा है कि फार्माकोलॉजी की सारी क्लासिफिकेशन पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्माकोलॉजी की सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये इनका कंसेप्ट है जी। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास थी वो क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। क्या कहता है कि पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया? बीमारियों के बारे में पढ़ना एट द इंटरसेक्शन ऑफ पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं तो सर हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये बीमारी हुई तो हुई कैसे, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, ये हम बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अगर मुझे कार्डियक डिसऑर्डर हुआ है तो वो डिसऑर्डर क्यों हुआ, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। इज दैट क्लियर? अब एक साइंटिस्ट हैं जी रुडोल्फ वर्चो। ये आपके साइंटिस्ट कोई अननोन नहीं होंगे, बहुत पहले से आप इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते आए होंगे, खास तौर से रुडोल्फ वर्चो के बारे में। इन्होंने सेलुलर पैथोलॉजी टर्म्स को क्वाइंड किया था। तो हु क्वाइंड द टर्म सेलुलर पैथोलॉजी? तो
उनका नाम क्या है भाई? रुडोल्फ वर्चो। इस साइंटिस्ट को आपने कहां पे पढ़ा होगा? तो आपने इन साइंटिस्ट को पढ़ा होगा मॉडर्न सेल थ्योरी। आपने कभी ना कभी क्या पढ़ा होगा? तो सर मॉडर्न सेल थियरी पढ़ा होगा। एचएपी में भी पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा भाई? मॉडर्न सेल थियरी। और मॉडर्न सेल थियरी के पहले आपने क्या पढ़ा होगा? सेल थियरी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई? सेल थियरी पढ़ा होगा। सेल थियरी मतलब ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ, क्या है भाई? ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ अ चैम्बर लाइक ऑर्गेनाइजेशन और सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड सेल. Cell is the basic functional unit of life. Cell is the basic structural unit of life. Cell is the basic fundamental unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. ये जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, these all are the cell theory. ये सब के सब क्या है जी? सेल थियरी है. स्लीडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, बस ऐसे ही कनेक्ट करना, आपने पढ़ा है, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं. स्लीडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थियरी के बारे में बताया था. लेकिन स्लीडन एंड स्वान ने यह नहीं बताया था कि जो सेल की बात आप कर रहे हो वो सेल आया कहां से. स्लीडन एंड स्वान ने यह बताना भूल गए थे कि सर ये सेल आया कहां से. तो रुडोल्फ वर्चो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था? मॉडर्न सेल थियरी. और उन्होंने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में दिया था. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रहती है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा. और ओमनी सेलुला ई सेलुला ऐसा टर्म्स था जो बिल्कुल अलग लैंग्वेज में था, तो अभी तक याद रह जाता है. यानी ऑल सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी जितने भी सेल होते हैं ये सबके सब पिछले जो भी पुराने सेल हैं उनसे क्या होते हैं? बनते हैं. मेरे अंदर का सेल कहां से आएगा? मेरे पेरेंट्स से. मेरे पेरेंट का सेल उनके पेरेंट्स से. तो ऑल सेल्स आर कम्स एंड अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है. दैट इज द मॉडर्न सेल थियरी. और उसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा था ओमनी सेलुला ई सेलुला. और वही साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने सेलुलर पैथोलॉजी टर्म्स को बताया था. तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चले गए, थोड़ा सा हम सेल के बारे में पढ़ लिए. स्लीडन स्वान मैंने बता दिया, सेल थियरी दिए थे. और मॉडर्न सेल थियरी में रुडोल्फ वर्चो आपको याद रखना है जी. ठीक है, चलिए अब इस पैथोलॉजी में हम पढ़ने क्या वाले हैं? पूरी पैथोलॉजी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर पैथोलॉजी में हम डिजीज को पढ़ने वाले हैं, पैथोलॉजी में हम डिसऑर्डर को पढ़ने वाले हैं, पैथोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई बीमारी होती है तो होती कैसे है. और जब हमें यह पता चल जाता है कि ये बीमारी का कारण ये है तो सर ट्रीटमेंट मिल जाता है. मैं हमेशा कहता हूं कि फार्माकोलॉजी का एक रूल है, या हम किसी डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो एक रूल्स है कि प्रॉब्लम भी आपके अंदर है और सॉल्यूशन भी आपके अंदर है. कोई ड्रग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ड्रग के पास सॉल्यूशन नहीं होता. मैं बहुत अच्छा एग्जांपल हमेशा देता हूं कि सर आप ही के अंदर प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी आपके अंदर. बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी यही कहते हैं कि भैया प्रॉब्लम तुम हो ना तो सॉल्यूशन भी कोई अगल बगल का लोग या पड़ोस में आकर के लोग नहीं देगा. सॉल्यूशन तुम ही हो, तुम्हें अपने अंदर की सॉल्यूशन को ढूंढना होगा. मुझे पता है कि सर मुझे हाइपरटेंशन हो गया, मुझे पता है सर मुझे हाइपरटेंशन हो गया, और हाइपरटेंशन का कारण भी मेरे अंदर होगा कि सर हार्ट रेट बढ़ गया होगा, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो गया होगा. ये सब ज्यादा हो गया होगा तो सर हमें क्या हो गया भाई? तो सर हमें हाइपरटेंशन हो गया. तो ट्रीटमेंट भी मेरे अंदर ही है. ट्रीटमेंट क्या है कि भैया हार्ट रेट को कम कर दो. ट्रीटमेंट क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस को आप रिड्यूस करो, यानी आप वहां पर वेसोडायलेटर ड्रग दे दो. ट्रीटमेंट हमारे अंदर है एसी इनहिबिटर दे दो, रेनिन इनहिबिटर दे दो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग दे दो, बीटा ब्लॉकर यूज करो, अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग यूज करो, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर यूज करो, डायरेटिक्स ड्रग दे दो. ये ट्रीटमेंट, ये हमारा क्या है सर? सॉल्यूशन भी हमारे अंदर है. ड्रग एज अ मीडिएटर क्या करेगा? काम करेगा. ड्रग आया, एक मीडिएटर है, उसने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और हमारा हाइपरटेंशन क्या हो गया? ठीक हो गया. तो प्रॉब्लम आपके अंदर है और सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही है. और ये पैथोलॉजी उस चीज को जस्टिफाई करता है. पैथोलॉजी ये बताता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और पैथोलॉजी ये भी बताता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है. जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन बना दो. मेरी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे अंदर हार्ट रेट बढ़ गया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हार्ट रेट कम कर दो. खत्म हो गया फार्माकोलॉजी. यहीं से शुरू होती है फार्माकोलॉजी और यहीं पर खत्म हो जाती है. ड्रग दे दीजिए बीटा ब्लॉकर, वहां पर मेटप्रोलॉल, एटिनोलॉल, एसिबिटोनॉल देते हैं ना ड्रग, इसमोलॉल,
सेलिप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल ड्रग भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रानोलॉल, बाकी सब बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, नेबिवोलॉल, बिटॉक्सिलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये सब ड्रग हम यूज करते हैं। तो यहां पर वही है कि सर ये पैथोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, इस पैथोलॉजी में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो सर सबसे पहले पढ़ते हैं इटायोलॉजी। इटायोलॉजी का मतलब है कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव प्रोसेस। अगर किसी को टीबी हुआ है तो टीबी का इटायोलॉजी क्या है? इटायोलॉजी में क्या हम डिस्कस करते हैं कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्यों हुआ भाई, उस एरिया में टीबी क्यों फैल गया, उसके पीछे का कारण, दैट इज द इटायोलॉजी। यानी कारण, किसी बीमारी के कारण पे जाना, पता लगाना कि ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ। हाइपरटेंशन हुआ तो हुआ कैसे, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ तो हुआ कैसे, वो आपका इटायोलॉजी कहलाता है जी, उसे हम क्या कहते हैं? इटायोलॉजी। तो हम पैथोलॉजी में स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं? पैथोलॉजी में हम सबसे पहले इटायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, यानी कॉजेटिव एजेंट। हर केस में हमें ये डिस्कस करना है। सेकेंड क्या है? तो सर पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म बाय विच डिजीज डेवलप, कोई बीमारी हमारे अंदर कैसे डेवलप हुआ, उस मैकेनिज्म को पढ़ना, दैट इज द पैथोजेनेसिस। पैथो का मतलब ही डिजीज होता है, ठीक है ना, और जेनेसिस मतलब डिजीज उत्पन्न होना, जेनरेट होना, यानी वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा कोई डिजीज डेवलप हो रही है हमारी बॉडीज के अंदर में, उससे हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले इटायोलॉजी पढ़ते हो, यानी कॉजेटिव एजेंट, रीजन, कॉज कि सर कारण क्या है, और जो कारण है उसी को आप क्या करोगे भाई? इनहिबिट कर दोगे, उसी को आप क्या करोगे? टारगेट करोगे, वो पॉजिटिव हो गया। थर्ड है जी मॉर्फोलॉजी, बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपने सेल के बारे में पता नहीं है, मुझे अपने टिश्यू के बारे में पता नहीं है, मुझे अपने ऑर्गन के बारे में पता नहीं है, मुझे अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो सर हम कहां से पढ़ पाएंगे? बीमारी कैसे समझ में आएगा? मुझे पता ही नहीं है कि मायोकार्डियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है, मुझे पता ही नहीं कि मायोकार्डियल टिश्यूज में सर एसए नोड या एबी नोड क्या एक्टिविटी डेवलप करता है, तो सर मैं वहां पर कितना भी कोशिश कर लूं, मैं उस बीमारी के ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन तक नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फार्माकोलॉजी डायरेक्ट नहीं शुरू किया जाता है। फार्माकोलॉजी, हाँ, हालांकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फार्माकोलॉजी डायरेक्ट आते हैं, लेकिन हमें पहले एचएपी पढ़ाया जाता है, देन पैथोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी। आप जब सेमेस्टर्स पढ़ रहे होगे, बी फार्मा वगैरह कर रहे होगे, उस समय आपने देखा होगा कि आपको पहले एचएपी पढ़ाया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद आपको पैथोलॉजी का सिलेबस आता है, और फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में आकर के आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने के पहले एचएपी और पैथोल पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। आपको ऑर्गन नहीं पता है, ऑर्गन के बारे में नहीं पता है, कहां पर कौन सा सेल है, कहां पर कौन सा टिश्यू है, उनका रोल नहीं क्लियर है, उनके एनाटॉमी नहीं क्लियर, उनकी फिजियोलॉजी क्लियर नहीं है, तो आप कहां से पैथोलॉजी समझ में आएगा? आपको कहां से आपको डिजीज क्लियर होगा? और डिजीज क्लियर नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्लियर नहीं होगा, ट्रीटमेंट क्लियर नहीं होगा तो फार्माकोलॉजी नहीं समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? फिर आपको वहां पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, और अगर इस सीक्वेंस से चलेंगे तो फार्माकोलॉजी इजीली। तो सर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी सेल का अपीयरेंस कैसा है, टिश्यू का या ऑर्गन का अपीयरेंस कैसा। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, कि बाहर से चीजें सर कैसे दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं? सर मॉर्फोलॉजिकल। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? क्लिनिकल फीचर्स, यानी उस डिजीज का क्लिनिकल अप्रोच क्या है, डायग्नोस्टिक्स क्या है, उनका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, ये सब हम बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं? यहां पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड हमारा क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी का डेफिनेशन देखा कि सर डिजीज के बारे में पढ़ना है। सेकेंड, हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और इनकी पुरानी कुंडली निकाला कि ये भाई साहब पहले से मॉडर्न सेल थियरी दे करके बैठे हुए हैं, मॉडर्न सेल थियरी को थोड़ा सा रिवाइज किया, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सर पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सर हम सबसे पहले हम कॉजेटिव एजेंट यानी कि इटायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। पैथोजेनेसिस यानी मैकेनिज्म बाय विच डिजीज, एनी डिजीज आर डेवलप इन आवर बॉडी, वो हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा यहां पर हम मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जितने भी हमारे सेल टिश्यू या जो ऑर्गन्स हैं उनके मॉर्फोलॉजी क्या है, एचएपी में जो आपने पढ़ा है उसको यहां पर आपको पढ़ना है। और फाइनली हम यहां पर क्लिनिकल फीचर यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कोई सिम्टम्स क्या है किसी डिजीज का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्लाइड में किन्हीं को कोई डाउट, समस्या, परेशानी इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सिवा एक्सटर्नल, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा आंख जो आपको दिखाई दे रहा है वो मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। आपको एक प्लांट पे मैं खड़ा कर दूं कि बताओ भाई इस प्लांट के बारे में कुछ बताओ, तो आप कहोगे कि सर लीफ ग्रीन दिख रहा है, फ्लावर इस कलर का दिख रहा है, ये मॉर्फोलॉजी हुआ जो आप देख सकते हो।
वो मॉर्फोलॉजी हुआ सी बात, ठीक है ना। और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बाहर बाहर से आप जो देख सकते हैं वो मॉर्फोलॉजी हुआ। क्लियर सी बात। मॉडर्न सेल थियरी मतलब आप लगता है लेट ज्वाइन किए हैं, तो आप थोड़ा सा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा मॉडर्न सेल थियरी का, है ना। क्लियर। चलिए हो जाए, अब आगे आते हैं। आज वाली क्लास में ना मैं केवल और केवल इंट्रोडक्शंस दूंगा, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन टर्म्स को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज केवल और केवल अपन टर्म्स ही पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जी, क्वेश्चन भी आया हुआ है। फर्स्ट आपका क्या है जी, एनाप्लासिया। एनाप्लासिया का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल अल्टरेशंस ऑफ मैच्योर सेल। कोई सेल है जी, किसी सेल के अंदर में उनका फंक्शन या उनका शेप का चेंज होना। मॉर्फोलॉजिकल मतलब शेप ऐसा था सर, बढ़ गया। तो अगर उस सेल के अंदर में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आया, या मान लीजिए उनकी अपीयरेंस रेड कलर का था, अपीयरेंस येलो हो गया, तो ये भी आपका क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ। मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंजेस यानी जिस काम के लिए जाना जाता था वो काम में कोई चेंजेस आ गया, या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। इन सब के बारे में अगर ऐसी कुछ चीजें आपके सेल में हुई है तो उसे हम स्टूडेंट एनाप्लासिया कहते हैं। इन टर्म्स के ऊपर काम कीजिए, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ना कि जब तक मीनिंग्स क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इन मीनिंग्स की इंपॉर्टेंट के लिए, अदरवाइज आप पता है आपको लगा कि अरे यार इसका कोई रोल नहीं है, इसको जाने दो ऐसे ही, ठीक है ना, इतना कौन याद करे। मैं उसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि मानकर चलिए एक ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, दो जगह पार्टी चल रही है सर। कितने जगह पार्टी हो रही है, तो सर ये एक पार्टी का ग्राउंड है और सर ये एक पार्टी का ग्राउंड है, यहां पर भी पार्टी चल रही है और यहां पर भी पार्टी चल रही है। अब यहां पर आप जो हैं वो इस पार्टी में गए एंजॉय करने के लिए। अब यहां पर जितने भी लोग हैं ना सब आपसे अननोन है। ये पार्टी में जितने भी लोग यहां पर हैं सब सारे लोग आपसे अननोन है, आप किसी को नहीं जानते हैं। एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, बढ़िया डीजे लगा हुआ है, बढ़िया खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप किसी से परिचित नहीं हो, आपको किसी से इंट्रोडक्शन नहीं है, आप किसी को ना आप जानते हो ना आपको कोई जानता है। इनकेस मान के चलिए कि ना किसी को आप जानते हो ना कोई आपको जानता है। इज दैट क्लियर। और एक ऐसा पार्टी जहां पर सर अरेंजमेंट बहुत खराब है, यानी बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो नहीं है सर, लेकिन वहां पर आप सभी को जानते हो, आपको सब जानता है और आप सभी को जानते हो। मतलब यहां पर पूरी फ्रेंड सर्कल है। डीजे थोड़ा सा खराब है, खाने पीने का स्टॉल में टेस्ट थोड़ा सा खराब है, लेकिन यहां पर सभी के सभी आपको जानते हैं और आप सभी को जानते हैं। अब बताओ आप किस पार्टी को ज्यादा एंजॉय करोगे। दो तरह की पार्टी है, एक पार्टी जहां पर आप किसी को नहीं जानते, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, क्या आप वहां पर डांस करोगे, क्या वहां पर आप एंजॉय कर पाओगे, कैसे एंजॉय करोगे सर, परिचित ही नहीं है किसी से। और एक वैसा जगह जो मान लो घर पे ही पार्टी चल रही है, रूम पे पार्टी चल रही है, एक छोटा सा साउंड बॉक्स है और उसी पर सारे दोस्त नाच रहे हैं एक साथ, क्योंकि सबसे हम इंट्रोड्यूस हैं सर पहले से ही। एंजॉय कहां पर करोगे, तो आई होप जहां तक सबका आ रहा है, एंजॉय सर हम कहां पर करेंगे, उस जगह पर करेंगे जहां पर हम पहले से फैमिलियर हैं। जिसको हम जानते ही नहीं उसको हम कहां से एंजॉय कर लेंगे जी। जिसे हम जानते ही नहीं है उसे हम कहां एंजॉय करेंगे। वहां पर तो आराम से आप कोने में खड़े रहोगे, कोई जानता ही नहीं आपको, किससे आप बात करोगे, क्या बात करोगे। इज दैट क्लियर। लेकिन यहां पर आप सबको जानते हैं, आपका एक छोटा सा रूम है और रूम में आप 8-10 दोस्त आ गए, बर्थडे है और सर छोटा सा एक म्यूजिक नहीं है तो मोबाइल का ही साउंड बजा करके डांस करना शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि सारे दोस्त आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वहां पर आप क्या करोगे, चिल करोगे, वहां पर आप एंजॉय करोगे, लिटरली एंजॉय करोगे। क्यों, क्योंकि सबके सब फैमिलियर हैं। इसीलिए जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो अगर हम इन टर्म्स के बारे में पहले से फैमिलियर है, ये सब आपका दोस्त है, ये सब आपका फ्रेंड है, अगर इन टर्म्स के लेकर के अगर आप फैमिलियर नहीं है आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप बुक पढ़ना शुरू कर दिया और वहां पर एक टर्म्स आ गया एनाप्लासिया, अरे यार एनाप्लासिया का मतलब ही नहीं पता, तो फिर वो लाइन क्लियर नहीं होगा, और वो लाइन क्लियर नहीं होगा किताब को आप बंद करोगे और यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं हो उनसे।
लेकिन जैसे ही इन टर्म्स से आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उस केस में आपको जैसे ही एनाप्लासिया आएगा आपको मीनिंग्स क्लियर है कि इट मींस यहां पर अल्टरेशन हुआ है सेल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में या तो सेल के फंक्शनल प्रॉपर्टीज में। अब वहां पर आपने अगले लाइन पर एंटर कर जाओगे क्योंकि आपका पिछला लाइन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना तो उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस यानी उनके जो टर्मिनोलॉजी होता है उन टर्म्स पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है। टर्म्स पे इसलिए फोकस नहीं किया जाता है कि सर यहां से क्वेश्चन आता है कि नहीं, उस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए यानी इस पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरी पार्टी को एंजॉय करने के लिए, जो पूरी रात चलने वाली है इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए वहां के लोगों से इंट्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजॉय तो तुम ही करोगे, लेकिन अगर फैमिलियर हो तो इंजॉय करने में मजा आएगा, और अगर फैमिलियर नहीं हो तो इंजॉय करने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने एक बेस रख दिया कि हम टर्म्स को क्यों पढ़ रहे हैं। ये टर्म्स आपको पूरी फार्मेसी, पूरी फार्माकोलॉजी, पूरी पैथोलॉजी सभी में आपको हेल्प करेगा जी, ठीक है ना। तो एक साथ हम बहुत सारे टर्म्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एनाप्लासिया क्लियर हो गया सर। एजोटीमिया क्या करा जी, कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मली high level of nitrogen containing compound like urea, creatinine, various body waste compound, other nitrogenous rich compound in the blood। ब्लड के अंदर में अगर नाइट्रोजनस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, यूरिया या अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनका लेवल हाई हो जाए स्टूडेंट, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एजोटीमिया। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एजोटीमिया। ऐसे भी मिया वर्ड लगा होता है ना तो वो आपको क्या बताता है, ब्लड को ही बताता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ये मिया जो वर्ड होता है ना वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड के अंदर में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि सर हाइपरनैट्रीमिया, या हमें पता है सर कि हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, तो सर कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा है। इज दैट क्लियर ना। तो सर अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया कौन कॉज करता है भाई, तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स। फार्माकोलॉजी को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलिएगा, है ना, ऐसे थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलिएगा कि सर हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो फ्रोसीमाइड है, बुमेटामाइड है, और थोड़ा अपना हाई सीलिंग में क्या है जी, फ्रोसीमाइड, बुमेटानाइड, इसके अलावा इथेक्राइनिक एसिड है और टोरासीमाइड है। ये 4 ड्रग आते हैं, यही है ना, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है सारे के सारे ड्रग। हाई सीलिंग डायरेटिक्स है, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, लूप ऑफ फेनल पे जाके बाइंड करता है। और सर ये क्या करते हैं, हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैलीमिया, यही कॉज करते हैं ना, और सॉरी हाइपो कॉज करते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया कॉज करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, और हाइपर क्या कॉज करता है भाई, लिपिडीमिया कॉज करता है। चलिए छोड़िए, आगे आते हैं, टर्म्स पे आते हैं, अदरवाइज पता चलेगा हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ। सर जीपैट 19 का 2 क्वेश्चन, एक एनाप्लेसिया से आया, एक आया सर एन्यूरिज्म से। परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल स्पेशली आर्टरीज, अगर आर्टरियो डायलेशन हो गया, परमानेंट हो गया, अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, तो सर उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं कि सर उस डिसऑर्डर को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, तो सर एन्यूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एन्यूरिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। तो सर एन्यूरिज्म का मतलब क्या है, परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल दैट इज स्पेशली आपका आर्टरीज। एपनिया, a potentially serious sleep disorder in which breathing repeatedly stop and start. Apnea, it is a major symptoms of asthma। अस्थमा में आपने पढ़ा होगा, सीओपीडी में आपने पढ़ा होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कि सर एपनिया होता है, एपनिया डिस्पनिया दोनों आपने पढ़ा होगा, एक छोटे बच्चों में होता है और एक यंगेस्ट में होता है। एपनिया का मतलब ही होता है डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, जब हम सो रहे होते हैं एकदम से सांसें हमारी क्या हो जाए, रुकने लगे बहुत ज्यादा, और हमारी नींद खुल जाती है और उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट इज द एपनिया। ये सिम्टम्स है कि सर आप अस्थमेटिक पेशेंट होने वाले हो, आपके ब्रोंकाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला, दैट इज द एपनिया। एमनोरिया, सर नोरिया वर्ड जो होता है वो मेंसुरेशन के लिए यूज किया जाता है, मेनोरिया वर्ड, सॉरी मेनोरिया वर्ड जो होता है वो सर किसके लिए यूज किया जाता है, तो सर मेंसुरेशन के लिए यूज किया जाता है। और सर ए फॉर क्या हो जाएगा, एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन पीरियड दैट इज द एमिनेरिया, इसे हम सर क्या कहते हैं, एमिनेरिया के नाम से जानते हैं सर। एक्रोमेगाले, मेगाले वर्ड यूज किया जाता है लार्ज होने के लिए, ओवर प्रोडक्शन होने के लिए,
ठीक है ना, ज्यादा हो जाने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेगाले। तो सर ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट दैट इज द एक्रोमेगाले, उसको हम एक्रो मतलब ग्रोथ हार्मोन के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मेगाले का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, जैसे हिपैटोमेगाले हेपेटिक सेल का बढ़ना, मेगाले का मतलब होता है इंक्रीज होना, और एक्रोमेगाले मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा होना, फेस का साइज बढ़ जाता है जी। ये सब क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्रोमेगाली का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा भाई, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर ड्रग। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर ड्रग में आपने क्या पढ़ा होगा, पेगबीसोमेंट पढ़ा होगा, ऑक्ट्रियोटाइड ड्रग पढ़ा होगा, सोमैटोस्टेटिन पढ़ा होगा, लैनरियोटाइड ड्रग पढ़ा होगा, यही है ना भाई, ये आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। तो ये फार्माकोलॉजी में एंटर हो जाइए तुरंत, क्लासिफिकेशन तो तुरंत लेकर के आए, जैसे ही कोई डिसऑर्डर आ रहा है, डिजीज आ रहा है, और अगर आपने उसको पढ़ा है तो उसको तुरंत ले लीजिए। ग्रोथ हार्मोन एनालॉग भी आपको याद रखना पड़ेगा, सर्मोरेलिन और हेक्सारेलिन ड्रग आपने पढ़ा होगा, जो ग्रोथ हार्मोन क्या है जी, एनालॉग है। तो जैसे ही कोई चीजें आती है ना, और मैं बताते जाऊंगा, परेशान मत होना, मैं उसको ना कनेक्ट कराते जाऊंगा ताकि आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो रिवाइज होता चले। क्लियर। तो सर एक्रोमेगाली जो आपका है, ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर में अगर सर ओवर प्रोडक्शन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो सर उसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है जी, रिलीज होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सर अगला क्या है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। क्या करा, व्हेन बॉडी डज नॉट मेक इनफ व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा होगा ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट दो चीजें होती है सर, ग्रैनुलोसाइट और नॉन ग्रैनुलोसाइट, ठीक है ना। ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है जहां पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आपने पढ़ा होगा। और आपको नॉन ग्रैनुलोसाइट में आपको जहां पर ग्रैनुलोसाइट नहीं होते हैं उस पार्ट को हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहते हैं। जहां पर लिम्फोसाइट में आप जाकर के बी सेल, टी सेल का पढ़ाई करते होंगे, बी सेल में आईजीजी, आपका आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीटी एंटीबॉडी के बारे में पढ़े होंगे। टी सेल के पास मेमोरी होता है सर, ये आपने डिस्कस किया होगा। तो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब है कि सर जहां पर प्रॉपर ग्रैनुलोसाइट का फॉर्मेशन ना हो, साइटोसिस, साइटोसिस जो वर्ड यूज होता है ना वो सेल का प्रोडक्शन के लिए। सिस वर्ड, वैसे भी सिस वर्ड जो होता है वो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एरिथ्रोपोइसिस, सिस का मतलब एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का बनना, समझ में आ गया। सिस वर्ड जो होता है ना वो हमेशा याद रखेगा। हिमेटोपोइसिस यानी सर ब्लड का फॉर्मेशन होना। तो सिस वर्ड हमेशा प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, हमेशा याद रखेगा। हालांकि आप 2-4 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, लेकिन कुछ मीनिंग्स जब हम क्लियर करते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती है। जहां सिस वर्ड लगा हुआ है वहीं प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करा। ए मतलब निगेटिव साइन है सर, यानी कि सर यहां पर इतना तो क्लियर है कि प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो गया है। ए मतलब अब्सेंट यानी कम होना, और सिस मतलब प्रोडक्शन किसका, तो सर ग्रैनुलोसाइट का। ग्रैनुलोसाइट कहां होता है, तो सर डब्ल्यूबीसी में होता है। ग्रैनुलोसाइट कहां होता है, डब्ल्यूबीसी में। ए मतलब सर आपका अल्टर हुआ यानी एब्सेंट हुआ यानी नेगेटिव साइन है, और सिस मतलब सर प्रोडक्शन हो गया। तो सर ग्रैनुलोसाइट की कमी, ग्रैनुलोसाइट का प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा दैट इज द ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। एपोप्टोसिस, अ कंट्रोल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ अकर विद द एजिंग। देखिए एज के बाद सेल की क्या होती है, डेथ होती है जी। सुसाइडल बैग आपने पढ़ा होगा दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम में आपने पढ़ा होगा कि सर क्या होता है, तो सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कौन से प्रोसेस से किया जाता है, दैट इज द एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, अपोप्टोसिस। कहां पर होता है, लाइसोसोम में। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो एंजाइम वहां पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कॉज करता है और सेल को डिग्रेड करने के लिए स्टूडेंट क्या होता है, जाना जाता है। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है, सेकंड वाले स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। देखिए आप सब मेरे से पहले से फैमिलियर है, आपका जो कमेंट आता है वो कमेंट अभी मैं रीड करता नहीं हूं। जब मैं बोलूंगा डाउट के लिए तभी कमेंट कीजिएगा, इसलिए एकदम बिल्कुल शांति से आपको सुनना है, आपको पढ़ना है जी। क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एपनिया मतलब डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। क्लियर। अपोप्टोसिस का मतलब है सेल का डेथ होना। सेल का एक एज होगा तो हमारी बॉडी डेड सेल जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा एज का, जिसका एजिंग जो सेल होता है उसको डेड करता है, किल करता है एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है।
इसको इजी वे में कैसे, इजी वे में ही तो बता रहा हूं भाई, इसी इजी वे में ही तो चल रहा है ये, ठीक है। थर्ड वाला क्या है जी, एनोरेसिस, यानी आपका कंप्लीट ब्लड का डायलेशन होना, स्पेशली आर्टरीज का परमानेंट डायलेशन होना। आरबीसी की एज होती है 120 डेज, सारे सेल की एज 120 डेज नहीं होती है, केवल आरबीसी की डेज होती है 120 डेज, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे आ जाए, तो इनका मीनिंग्स लिखा हुआ है, मीनिंग्स बहुत आसान है और मीनिंग्स आपको याद करके जाना है। जीपेट 19 में 2 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे, तो इन टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन तो आएगा ही, साथ ही साथ में सर कंसेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सर एट्रोफी, डिक्रीज इन साइज एंड टिश्यू मास, अगर सेल की साइज कम होती है, ट्रोफी वर्ड वैसे भी ना थिकनेस को लेकर के, साइज को लेकर के रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए मतलब निगेटिव साइन है, यानी कि सर थिकनेस का कम होना, साइज का कम होना किसी सेल का या टिश्यू का, वेट का, मास का कम होना, दैट इज द एट्रोफी है। एनाफाइलैक्सिस, a severe potentially life threatening allergic reaction, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा, जब आप एलर्जिक रिएक्शन पढ़ रहे होगे, एलर्जिक रिएक्शन में आपने टाइप 1 में एनाफाइलेक्टिक ही पढ़ा होगा, जो आईजीई एंटीबॉडी क्या करता है जी, मीडिएट करता है, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड है जी। टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड होता है, टाइप 2 आईजीजी आईजीएम होता है, टाइप 3 आईजीजी होता है, और टाइप 4 तो सर ह्यूमरल मीडिएटेड होता है। यही आपने 4 टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप लोगों ने फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया होगा। तो सर एनाफाइलेक्टिक का मतलब है सीवियर टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन का होना। ए प्लास्टिक एनीमिया, इट इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन योर बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनफ न्यू ब्लड सेल। देखिए वैसे ना ए प्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ एनीमिया के टाइप हैं जी, ये कुछ एनीमिया के क्या है भाई, टाइप्स हैं। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड, और वी कैन आल्सो से इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है, तो सर एनीमिया कहलाता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हिमेटेनिक एजेंट जब आप पढ़ रहे होंगे, हिमेटेनिक एजेंट में आयरन और फॉलिक एसिड और आपका साइनोकोबिलामाइन यानी विटामिन B9 और विटामिन B12, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। आयरन में भी आपने पढ़ा होगा कि स्टोरिंग कहां पर होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, याद भी रखना, स्प्लीन, लीवर आपके इनमें होते हैं, फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, सब तो बाद की चीज है, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एनीमिया में आता हूं, है ना, एनीमिया में क्या है भाई, तो सर आरबीसी की कमी होना, ब्लड की कमी होना, क्योंकि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी है। ब्लड में वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा है, लेकिन सर उस प्लाज्मा में 92% के अराउंड तो वाटर प्रेजेंट है, तो सर प्लाज्मा में 8 to 10% मेजर कंपोनेंट है ओनली। लेकिन इधर जब हम 45% ब्लड अदर कंपोनेंट पे आते हैं, तो सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, जिसमें 42% के आसपास सर क्या होता है आपका, 42 to 43% आपका आरबीसी होता है। इसलिए ब्लड की कमी होना मतलब आरबीसी की कमी होना। अगर सुनिए, आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो सेल में स्टेम सेल का लॉस्ट होना, अगर स्टेम सेल डिग्रेड हो जाए बोन मैरो में, उस कारण से आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है, तो सर उसे हम ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और अगर कंप्लीट बोन मैरो डिप्रेशन हो, या वैसा ड्रग जो बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करते हैं, तो बोन मैरो में डिप्रेशन हो, उस कारण से अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, एरिथ्रोपोइसिस अगर रिड्यूस हो जाए, उसे हम हाइपोप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के कारण, जैसे मान लो मलेरिया का पेशेंट है, तो मलेरियल जो एजेंट हमारे होते हैं, चाहे वो वाइवेक्स हो, चाहे ओबेल हो, चाहे फैल्सीपेरम हो, चाहे वो आपका मलरई हो जी, इनके जो साइजोन्ट होते हैं, जो आगे जाकर के मेराजॉइट, हिप्नोजॉइट और ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं, तो ट्रोफोजॉइट आगे जाकर के क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटिक इफेक्ट कॉज करते हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और आरबीसी का टूटना स्टूडेंट क्या कहलाता है, तो सर हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है जी। इज दैट क्लियर। उसके बाद फॉलिक एसिड की इनसफिशियंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अलावा साइनोकोबिलामाइन यानी कि विटामिन B12 की इनसफिशियंसी होगी तो परनीसियस एनीमिया, और अगर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो जाए, उस कारण अगर आपके आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज होकर के सिकल शेप में हो जाए, तो सर उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ओवरऑल मैंने आपको पॉइंट को क्लियर कर दिया।
ठीक है ना। तो ए प्लास्टिक एनीमिया यहां पर क्या कह रहा है जी कि अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है उसे ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ स्टेम सेल इन बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो में स्टेम सेल का डिग्रेडेशन होने के कारण ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट है जी एनीजोसाइटोसिस। साइटोसिस फिर से आ गया सर, सेल है। एनीजो मतलब होता है आपका साइज शेप का इरेगुलर होना। देखते हैं, रेड ब्लड सेल आर अनइक्वल इन साइज। अनीजोसाइटिक, या आपने पढ़ा होगा अनीजो का मतलब क्या होता है जी कि जिसकी साइज शेप जो होता है ना वो वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। और साइटोसिस मतलब सेल डिवीजन। तो आरबीसी का अनइक्वल सेल का होना, यानी आरबीसी का जो शेप है या साइज है, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम, ऐसा कुछ हो जाए उसे सर हम एनीजोसाइटोसिस कहते हैं। एनजीओ वर्ड आपको पता है, ब्लड वेसल से रिलेटेड है। जेनेसिस मतलब जनरेट होना, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। सर आपका वॉल्टर सिंड्रोम ये किडनी डिसऑर्डर है जिसमें आपका सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन जो है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा यूरिन फॉर्मेशन में कि सर नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर आपने पढ़ा होगा 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। और सेकंड क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या होता है जी, सिक्रीशन, एक्टिव सिक्रीशन। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सोडियम को, पोटासियम को, क्लोराइड को क्या किया जाता है, वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अगर वो इनेबल हो जाए, वो अगर सही से ना हो, अगर प्रॉपर उनका रीअब्जॉर्प्शन ना हो, तो उसी डिसऑर्डर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, तो सर उसे हम वॉल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई, वॉल्टर सिंड्रोम कहते हैं जी। ठीक है ना। ब्रुसिलोसिस बैक्टीरियल इंफेक्शन है जी, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है ब्रुसिलोसिस। ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में देखिए टिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, दैट इज द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, ब्रोंकाइटिस। कैंडिडिएसिस फंगल इन्फेक्शन है जी, कैंडिडा आपने पढ़ा होगा, कैंडिडिएसिस कॉज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द कैंडिडा, कैंडिडा कॉज करता है, कैंडिडिएसिस है। आपका कोलेस्टेसिस, डिक्रीज ऑफ ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ बाइल। ठीक है ना, यानी जो बाइल्स होते हैं उनके फ्लो में अगर ब्लॉकेज आ जाए या कम आ जाए तो सर उसे हम क्या कहते हैं, तो सर उसे हम कोलेस्टैटिस के नाम से जानते हैं। कीमोटैक्सिस जीपेट 19 में, 11 में और 2006 में 3 टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। क्या आया हुआ है, कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है, देखो दो तरह का मूवमेंट होता है, कीमोटैक्टिक होता है और एक और कोई मूवमेंट होता है, दो तरह का मूवमेंट होता है। अगर कोई स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है तो उसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है ना, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू अ केमिकल स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई केमिकल स्टिमुलस है जो उनको एक्टिवेट कर रहा है, उसे हम कीमोटैक्टिक कहते हैं जी। कोरियोकार्सिनोमा, फास्ट ग्रोइंग कैंसर दैट अकर इन वीमेन यूटरस। वीमेन के यूटरस में जो एक फास्ट ग्रोइंग कैंसर है उसी को हम कोरियोकार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। ये कुछ मीनिंग्स हो गया, कुछ वर्ड हो गया जो आपको अभी ध्यान रखना है। हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है ग्रैनुलोसाइटोसिस। देखिए आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो, बनना तो सबको कहां पर है, बोन मैरो में ही है। तो अगर डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर बोन मैरो में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसको एनीमिया नहीं कहेंगे। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की कमी होना, क्योंकि ब्लड का कमी मतलब आरबीसी की कमी। इज दैट क्लियर। तो उसको एनीमिया में कंसीडर नहीं करेंगे, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस को हम एनीमिया में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। एनीमिया फिर से डिस्कस कर दीजिए। एनीमिया आपने पढ़ा होगा ना हिमेटेनिक एजेंट में। ए प्लास्टिक मतलब स्टेम सेल का डिग्रेड होना, हाइपोप्लास्टिक मतलब बोन मैरो सेल में डिप्रेशन होना, हीमोलाइटिक यानी आरबीसी का टूटना, मेगालोब्लास्टिक यानी विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड की इनसफिशियंसी होना, और आपका जो परनीसियस है वो विटामिन बी12 बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेगालोब्लास्टिक में आयरन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होना मेगालोब्लास्टिक है। परनीसियस एनीमिया यानी कि आपका विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोवेलामाइन की इनसफिशियंसी होना, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपका सिकल सेल एनीमिया है जी। कैंडिडा कैंडिडिएसिस को कॉज करता है जी, ये फंगल इन्फेक्शन है जी।
एंटी फंगल ड्रग में आप इनको पढ़ेंगे। एंटी फंगल जब ड्रग आप पढ़ रहे होंगे वहां पर पोलिन एंटीबायोटिक्स आपने वहां पर डिस्कस किया होगा, निस्टेटिन, नीटामाइसिन, एम्फोटेरासिन भी पढ़ा होगा, एजोल कैटेगरी का ड्रग पढ़ा होगा, पढ़े है ना, मिकोनाजोल, इकोनाजोल, कोट्रीमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एलाइलेमिन डेरिवेटिव आपने टर्बिनाफाइन पढ़ा होगा, ये सब ड्रग पढ़े होंगे ना। एनाफाइलेक्टिक क्या है पाटिल? एनाफाइलेक्टिक एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। एनाफाइलेक्टिक क्या है जी? सीवियर एना आपका एक एलर्जिक रिएक्शन है। यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वाटर सिंड्रोम बता तो दिया भाई, लिखा हुआ भी तो है जी, सुब्रत देवनाथ। कौन सा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहां पर कंसेप्ट चल रहा है भाई? वाटर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? इनएबिलिटी हो रहा है सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को लेकर के, बस इतना ही है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी क्लियर करना प्रशांत, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक ही बात को कितने बार बताया जाए कि इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं ना इंपॉर्टेंट होता तो क्यों ही पढ़ते, है ना। अगर कोई टीचर्स मेहनत कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, इट मींस इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? मॉड्यूल्स नंबर देख लीजिएगा, पैथोफिजियोलॉजी के मॉड्यूल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब वो भी देख लीजिएगा यार, आपके पास जो मॉड्यूल्स है ना उनमें एक बार देख लीजिएगा। चलिए और भी टर्म्स पे आ जाएं। क्या है जी? कैटालेप्सी, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड मस्कुलर रिजिडिटी। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से आपको कोई स्टिमुलेट कर रहा है, कोई स्टिमुलस मतलब समझ में आ गया ना। स्टिमुलस क्या हो सकता है? ड्रग भी हो सकता है, स्टिमुलस टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकते हैं। उन इन्वायरमेंटल कंडीशन या एक्सटर्नल स्टिमुलस में अगर आपके अंदर कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो रहा है या लैक हो गया है तो सर उसे हम कैटालेप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैटालेप्सी। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर आपका स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए तो सर उसे हम क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं जी। डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। जो एपनिया था ना वही आपका डिस्पनिया भी है जी, वैसा ही मिलता जुलता वर्ड है आपका कि सांस लेने में शॉर्टनेस, डिफिकल्टीज होना, दैट इज द एपनिया और डिस्पनिया। डिस्मेनेरिया एक हमने क्या पढ़ा? तो सर एक हमने पढ़ा भाई एमेनेरिया, जहां पर हमने क्या पढ़ा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अब नॉर्मल होना यानी एब्सेंट होना। और डिसमेनेरिया मतलब क्या है? डिस वर्ड यूज किया जाता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। तो क्रैम्प एंड पेल्विक पेन विद द मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेनेरिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन और डिस का मतलब होता है जैसे डिस्कंफर्ट अपन फील करते हैं, तो डिस का मतलब होता है जो अनकंफर्टेबल फीलिंग करवा यानी पेन कॉज करे। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेन होगा सर उसे हम डिसमेनेरिया कहेंगे। डिस्प्लासिया मतलब है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेल, सेल के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना सर डिस्प्लासिया है। डिसगेसिया यानी टेस्ट में आपको अल्टर होना। और कौन कॉज करता है भाई डिसगेसिया? तो एसी इनहिबिटर ड्रग है वो डिसगेसिया कॉज करता है। क्या हाइपरटेंशन में पढ़ा होगा एडवर्स इफेक्ट में। तो सर डिसगेसिया का मतलब होता है टेस्ट में आपको क्या होना भाई? अल्टर्स आना। सर एरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी का बनना, पोइसिस मतलब सिंथेसिस होना, और सर एरेथ्रो मतलब क्या हुआ? तो सर एरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी का बनना एरेथ्रोपोइटिन के कारण बोन मैरो में, उसे सर एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। इम्फाइजिमा, एल्वियोलर बॉल में क्या होता है जी? परमानेंट डायलेशन हो जाता है एयर सैक्स के अंदर में, उसी को सर इम्फाइजिमा कहते हैं। इम्फाइजिमा एक्चुअली क्या होता है? जो हमारे एल्वियोलर होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये स्मोक हमारे इन मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जब स्मोकिंग, इम्फाइजिमा बेसिकली स्मोकिंग वाले ही पर्सन को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब वो स्मोक करते हैं तो जो आपका एल्वियोलर सैक है, एयर सैक जिसको कहते हैं, स्मोक के कारण उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो जलना शुरू हो जाती है, और जलने के कारण ना उनकी स्ट्रेचिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। आप सांस लेते हो तो ये क्या होता है? स्वेल होता है, और सांस छोड़ते हो तो क्या होता है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। इम्फाइजिमा कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन आपका बंद हो गया। अब आपको शॉर्ट ब्रीथ होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि आप सांस इनहेल करोगे तो सर एल्वियोलर सैक वो डायलेट ही नहीं हो रहा, या तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। तो जब डायलेशन कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टीज होगा ब्रीथिंग में, दैट इज द इम्फाइजिमा। फिब्रोसिस का मतलब होता है जी आपका स्लाइटली राइज इन सीरम ट्रांसमिनेज लेवल, सीरम का लेवल
स्लाइटली अगर इंक्रीज हो जाए फिब्रोसिस कहलाता है। और आपका गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब क्या हुआ, गेस्टेशनल पीरियड का मतलब होता है जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करती है और जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और उस गेस्टेशन पीरियड के दौरान अगर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है, तो सर उसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। इन टर्मिनोलॉजी को आज की क्लास जो है वो ओवर हो गया है, मुझे समझ में आ रहा है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर 8:20 हो गया, 8:20 हो गया, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। ठीक है जी, क्लास ओवर हो गया। किसी को कोई डाउट समस्या परेशानी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज पेज नंबर 90 मॉड्यूल नंबर 15। थैंक यू अभिषेक। जिनको भी ये था ना कि सर किस मॉड्यूल में है, तो मॉड्यूल नंबर आपका 15 है, पेज नंबर आपका 19 है। लिखा है जी फिब्रोसिस स्लाइटली सीरम का जो ट्रांसमिनेज लेबल है एक एंजाइम, उसका लेबल बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी होगा जी, साइनोसिस बर्ड हमने बताया आपको। डिजीज नहीं है वो नम्रता, ऐसा कोई डिजीज नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर कोई पेन होता तो उसको हम डिजीज ही कंसीडर करें, नहीं। होता है कभी कभी अनकंफर्ट होता है तो वो डिस्मेनोरिया कहलाता है। उसको टर्म्स को आपको डिस्मेनोरिया बोलना है। मान लो कोई ड्रग हमने यूज किया, वो डिस्मेनोरिया कॉज कर रहा है, तो डिस्मेनोरिया का मीनिंग्स तो क्लियर होना चाहिए ना आपको, है ना, तो वो मीनिंग है। ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो जाएगी तो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। केवल इससे डाउट पूछिए जो आज हमने पढ़ाया है। इम्फाइजिमा को करेक्ट कैसे करें, बिल्कुल भी नहीं करेक्ट कर सकते। इम्फाइजिमा आपका एल्वियोलर सैक को आप कहां से बदल सकते हो भाई, स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है ना। क्लियर, साइड प्लीज। हाँ जी बिल्कुल साइड है। और कोई डाउट? क्लियर हो गया, चलिए। अरे सब लिखा हुआ है भाई। कैटालेप्सी बताया है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर आप कम रिस्पॉन्स करते हो। नेक्रोसिस बेसिकली टिश्यू का डैमेज होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर या टिश्यू जो आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है उसके कारण। एपोप्टोसिस एक प्लान्ड वे में सेल को डाइजेस्ट करना, सेल को डिग्रेड करना कहलाता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अगर रिस्पॉन्स यानी बाहरी फैक्टर से आपको रिस्पॉन्स कम मिलता है आपकी बॉडी में, उसे हम कैटालेप्सी कहते हैं। सब तो लिखा हुआ है जी। हाँ जी, फिब्रोसिस में फाइबर ही फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, बता दिया शिवा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में आंसर क्लियर तो कर दिया, बता तो दिया। यस नबिता, चलिए ठीक है। नहीं, अस्थमा का सिम्टम एम्फाइजीमा नहीं है, एम्फाइजीमा अलग है, सीओपीडी अलग है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर बताए होंगे ना बहुत अच्छे से, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। एम्फाइजीमा में एल्वियोलर सैक का स्ट्रेचिंग पावर लॉस्ट हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा तो सर सीओपीडी हो जाएगा। सीओपीडी होगा सब सर, तब सर आपको एपनिया डिस्पनिया मिलेगा, और एपनिया डिस्पनिया सर सिम्टम है अस्थमा का। ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं मतलब एक लिंक है ना कि पहले रास्ते पे चलेंगे फिर आगे दूसरे कदम को बढ़ाना है, तो ये सब आपके रास्ते पे मिलेंगे जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो। हाँ जी, ब्रुसलोसिस में कुंभ टेस्ट है। ठीक है संजीवन।
ग्लाइकोसाइड सर याद नहीं हो रहा है, तो अब गौतम सर आ जाए तुम्हारे घर पे अभिषेक पांडे याद करने के लिए, है ना। याद करना पड़ेगा ना फिर आपको, ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। ट्रोफी मतलब क्या हुआ, साइज, शेप, मास, और ए मतलब क्या हुआ रश्मि, एब्सेंट। यानी अगर साइज शेप में चेंजेस आ जाए तो एट्रोफी आ जाएगा, मास में चेंजेस आ जाए एट्रोफी हो जाएगा। कीमोटैक्सिस मूवमेंट है सर, स्टिमुलस, स्टिमुलस के अगेंस्ट, यानी कोई स्टिमुलस आपको आकर के एक्टिवेट किया, आप मूव करना शुरू कर दिए, दैट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोटैक्सिस कहलाता है वो। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।